Hello students, welcome to the new video of analysis of algorithm series. इस वीडियो में हम asymptotic notations के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जब भी हम कोई एल्गोरिदम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, किसी भी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस के टाइम पे हमें 3 तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका बेस्ट केस, सेकेंड वन इज़ योर वर्स्ट केस एंड द थर्ड वन इज़ एवरेज केस। ठीक है, अब ये केसेस हैं क्या, इनके बारे में बात करते हैं। बेस्ट केस कहता है कि आपको कम से कम टाइम कितना लग रहा है, मिनिमम टाइम कितना लग रहा है एक एल्गोरिदम को एनालाइज करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, वो आपका बेस्ट केस बताता है। दैट इज़ मिनिमम टाइम किसी भी एल्गोरिदम को चला करके देखने में, उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक, वर्स्ट केस आपको बताता है मैक्सिमम टाइम कितना लगने वाला है, और वहीं जो आपका एवरेज केस है वो बताता है कि मिनिमम टाइम दैट इज़ बेस्ट केस और मैक्सिमम टाइम दैट इज़ योर वर्स्ट केस, इन दोनों के बीच में कहीं ये लाई करेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू द एक्चुअल टाइमिंग। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ के फॉर्मेट में इसको हम देखना चाहें कि किस तरीके से दिखते हैं आपके तीनों केसेस, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका टाइम कितना लग रहा है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका इनपुट साइज। ठीक है, अब वर्स्ट केस है तो वर्स्ट केस हम पहले तो ये लेकर के चलते हैं कि हमारा एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, और उसी को कह रहे हैं हम इट वुड बी अप्रॉक्सीमेट, नियरली अप्रॉक्सीमेट टू और अप्रॉक्सीमेट टू योर एक्चुअल टाइमिंग। ठीक है, एवरेज केस के बराबर ही होता है लगभग। जो आपका बेस्ट केस होगा वो इससे नीचे लाई करेगा, और जो आपका वर्स्ट केस होगा वो कहीं आपके एवरेज केस से ऊपर लाई करेगा, क्योंकि वर्स्ट केस क्या बताता है, आपका मैक्सिमम टाइम कितना लगने वाला है। आपका बेस्ट केस क्या बताता है, मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ के फॉर्मेट के अंदर बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस को दिखा सकते हो। अब बात आती है, ठीक है हमने ये सब बात तो कर ली, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन वही रहता है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन आखिर पढ़े क्यों। हमने इससे पहले पढ़ा था आपका ए पोस्टीरियर आई, ए प्रायोरी एनालिसिस। ठीक है, जो हमने एनालिसिस के मेथडोलॉजीज पढ़े थे, हम उससे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ईजिली कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो फिर हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की आखिर ज़रूरत कहाँ है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमें तब ज़रूरी है जब आप देखते हैं कि आपने आपका ए प्रायोरी एनालिसिस किया है और ए पोस्टीरियर आई एनालिसिस किया है, तो उसके अंदर आपने देखा कि ए पोस्टीरियर आई तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। वो बोल रहा है कि पहले आप क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन करके देख लें, बाद में एनालिसिस करें। वो आपको सिर्फ एक्चुअल वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा, यही एक एडवांटेज हमने देखा था। बाकी सारे डिसएडवांटेजेस ही थे कि मैनुअल वर्क बढ़ रहा है, इनपुट साइज़ आपका जो है हर तरीके का इनपुट साइज़ वो नहीं ले पा रहा है, और बहुत सारी इसके ड्रॉबैक्स थे। फिर हमने देखा कि आपका जो ए प्रायोरी एनालिसिस है उसमें भी 2 मेथड थे। एक तो था आपका स्टेप काउंट मेथड, ठीक है, और दूसरा था आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब हमने बात करी थी इन दोनों की, तो ये क्या कह रहे थे आपको कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ स्टेप हैं, उतने ही ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर 100 स्टेप्स हैं, तो 100 स्टेप मतलब 100 n की पावर सपोज 99 प्लस 99 n की पावर 98 प्लस सपोज 87 है n की पावर 97 एंड सो ऑन चलता जाएगा जब तक कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। तो मतलब आप समझ रहे हो, जितने स्टेप बढ़ाएंगे उतना ही हमारा कहीं ना कहीं स्टेप काउंट मेथड हो, या फिर अगर आप बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो n की पावर 99 n की पावर 98 प्लस सो ऑन अप टू जब तक ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक ये चलते ही रहेगा। और खुद देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा अजीब दिखेगी इतने पर्टिकुलर टर्म्स में, इतने पर्टिकुलर ऑर्डर्स के अंदर कि n की पावर चलती जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या कहा कि हम एक अलग तरीके की नोटेशन लाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होगी आपकी, ये आपके
टर्म्स जितने स्टेप हैं उतने टर्म्स नहीं बढ़ाएगी, इंस्टीड ये कहेगी एक ही टर्म के अंदर हम आपका मैथमेटिकल फंक्शन प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल फंक्शन प्रूव करने के लिए कुछ आपके यहाँ पर बाउंड्स होते हैं फंक्शन के। वो बाउंड्स क्या क्या हैं उनको देखते हैं। बाउंड्स ऑफ फंक्शन, बाउंड्स ऑफ फंक्शन बच्चों 3 तरीके के आपको दिखेंगे। एक होगा आपका अपर बाउंड, एक होगा आपका लोअर बाउंड, और एक होगा आपका एवरेज, जिसको एवरेज ना कह करके हम लिखेंगे टाइट बाउंड। ठीक है, ये कहलाता है आपका टाइट बाउंड। अब ये सब क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अपर बाउंड आपका कहता है किसी भी एल्गोरिदम के एनालिसिस में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, यानी कि हमने अभी देखा उसको हम क्या कहते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा। ठीक है, हम इसको वर्स्ट केस सिनेरियो मैक्सिमम टाइम भी बोल सकते हैं कितना लेगा, और इसको हम एक नोटेशन से सिग्निफाई करते हैं। वो नोटेशन कहलाती है आपकी बिग ओ नोटेशन। इसको नोटेशंस को मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, अभी एक बार देख लेते हैं नोटेशंस कौन सी यूज़ होती है। तो फॉर अपर बाउंड वी यूज़ द बिग ओ नोटेशन। ठीक है, लोअर बाउंड कहता है कि आपका मिनिमम टाइम कितना लगेगा किसी भी एल्गोरिदम के एनालिसिस में, जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा क्या कहते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय बिग ओमेगा। बिग ओमेगा फंक्शन से हम इसे डिनोट करते हैं। लोअर बाउंड जो है वो टाइट बाउंड जो है, टाइट बाउंड कहता है एवरेज केस क्या है, एवरेज केस विच लाइज बिटवीन योर वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। ये एवरेज टाइम निकालने की बात करता है और इसको हम डिनोट करते हैं बाय थीटा। इसमें बिग वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ थीटा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के बाउंड्स होते हैं, बाउंड्स ऑफ फंक्शन है फॉर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अब बात आती है कि आपके जो नोटेशंस हैं वो भी 2 टाइप के हैं। जो आपके नोटेशंस होंगे वो आपके 2 टाइप के होंगे। वैसे तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की, तो उसके अंदर पूछे नहीं जाते हैं बिग स्मॉल के बीच में, इतना नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी बता देती हूँ। तो 2 तरीके के आपके नोटेशंस होते हैं, बिग नोटेशंस एंड स्मॉल नोटेशंस। ठीक है, बिग नोटेशंस में आपके 2 नोटेशंस आते हैं, दैट इज़ बिग ओ, जिसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और दूसरा कहलाता है आपका बिग ओमेगा, जो कि आपकी लोअर बाउंड को डिनोट करता है, एंड इसका सिंबल ऐसा है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल की बात करें तो स्मॉल के अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है आपका स्मॉल ओ, जिसको हम स्मॉल ओ से ही डिनोट करते हैं, एंड एक होता है आपका स्मॉल ओमेगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से डिनोट करते हो। ठीक है, ये आपका स्मॉल ओमेगा का सिंबल है। तो अब बात आती है कि बिग और स्मॉल नोटेशन में फ़र्क क्या है। तो बिग ओ को तो हम कह रहे हैं किसके लिए, अपर बाउंड के लिए। बिग ओमेगा को हम कह रहे हैं कि लोअर बाउंड को बताता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्मॉल ओ की, ये कहता है प्रॉपर अपर बाउंड क्या आएगा। प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर वैल्यू क्या आएगी अपर बाउंड के अंदर भी। जो आपका बिग ओ है वो आपको एक प्रॉपर वैल्यू नहीं देता है कि यही एक फिक्स प्रॉपर वैल्यू आपके आने वाली है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा है। स्मॉल ओ आपको प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। इसी तरीके से जो बिग ओमेगा है वो आपको मिनिमम टाइम जो है आपका लोअर बाउंड है वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जनरेट करके देगा। वहीं जो स्मॉल ओमेगा है वो आपको एक प्रॉपर लोअर बाउंड वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो ये नोटेशन भी आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे क्या है। अब बात करते हैं बिग ओ की। तो बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन आपकी जो है उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसको बताती है, आपके वर्स्ट केस सिनेरियो को, वर्स्ट केस सिनेरियो को, और ये बताती है मैक्सिमम टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, इसको बताती है।
अब जो बिग ओ है वो एक्चुअल में एक नोटेशंस की फैमिली का एक मेंबर है जिसको इन्वेंट किया था पॉल बैकमैन, एडमंड लैंडो और उनके ही कई सारे कलीग्स ने मिलकर के, कुछ फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने ही आपस में ये मिलकर के नोटेशंस की फैमिली बनाई थी और बिग ओ उन्हीं फैमिली में का एक मेंबर है। ठीक है, अब इसके बाद में जो लेटर ओ है वो एक्चुअली बैकमैन ने चूज़ किया था, जिसका मतलब होता है ऑड नंग। ऑड नंग का मतलब होता है बच्चों अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, इस ऑड नंग वर्ड से बिग ओ आया है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट। ऑड नंग का मतलब होता है आपका अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अब आपके अगर सीएस में जैसे कंप्यूटर साइंस में हम बात करते हैं तो बिग ओ नोटेशन जो है वो एक्चुअली क्लासिफाई करती है कि रन टाइम कितना मैक्सिमम लग सकता है किसी भी एल्गोरिदम के इम्प्लीमेंटेशन में। और एक तो रन टाइम की बात हो गई, साथ में मैक्सिमम स्पेस कितना लग सकता है जब आप कोई एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। तो हम जो भी बात करते हैं आपके एनालिसिस के अंदर वो मेजरली हम बात करते हैं टाइम और स्पेस की। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है, स्पीड कैसी है, कई चीज़ों में बैकग्राउंड में कितने सारे ऐप्स चल रहे हैं, उससे भी स्पीड रिड्यूस हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपके एल्गोरिदम का एनालिसिस डिपेंड करता है, लेकिन मेजरली जो हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट टाइम एंड स्पेस। तो इसी तरीके से आपका जो बिग ओ नोटेशन है वो बात करता है मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम स्पेस कितना लग सकता है जब आप इनपुट का साइज बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर आप इनपुट का साइज बढ़ाते जाते हैं तो उस केस में आपका कितना ज़्यादा मैक्सिमम रन टाइम या मैक्सिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम बिग ओ की बात करें तो इसको एक फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एफ ऑफ एन है ये फंक्शन हमारा कहला रहा है हीरो फंक्शन। हीरो फंक्शन मतलब ये कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। और एक हम फंक्शन की बात कर रहे हैं जी ऑफ एन। ये जी ऑफ एन जो है ये हमारा है कैलकुलेटेड फंक्शन, जो जिसकी वैल्यू हम एक्चुअल में कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, जो हम अभी टाइम और स्पेस निकालेंगे वो उस फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखते हैं ये क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें बिग ओ की, तो ये कहते हैं कि जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एन है, यानी कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है या तो छोटी रहेगी या बराबर रहेगी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, दैट इज बिग ओ जी ऑफ एन के। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन रहती है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, जहाँ पर आपका जो सी है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ठीक, अब इसको अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में देखना चाहें तो कैसे होगा। ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो नॉर्मल फंक्शन है एफ ऑफ एन, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू बता रहा है, सपोज वो ये है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये आपकी कहीं एक्चुअल वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी वर्स्ट केस सिनेरियो की, दैट इज मैक्सिमम टाइम कितना लगने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे जो फंक्शन है एफ ऑफ एन, जो हमें एक्चुअल वैल्यू बता रहा है उससे ज़्यादा ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा आएगा सी डॉट जी ऑफ एन। ये है हमारा आपका अपर बाउंड केस, जिसमें मैक्सिमम टाइम की हम बात करते हैं। बिग ओ नोटेशन से इसको हम डिनोट करते हैं एंड ये वर्स्ट केस सिनेरियो आपका देता है निकाल के। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको बिग ओ नोटेशन समझ में आ गई है। अब बात करेंगे हम आपके स्मॉल ओ नोटेशन की। जो आपकी बच्चों स्मॉल ओ नोटेशन है, सॉरी स्मॉल ओ की नोटेशन नहीं, बिग ओमेगा की। बिग ओमेगा जो आपका नोटेशन है बच्चों, ये बताता है कि आपका बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ योर बिग ओमेगा। ठीक, अब सेम चीज़ एफ ऑफ एन एक फंक्शन होगा। एफ ऑफ एन फंक्शन आपका हीरो फंक्शन है जो आपको एक्चुअल वैल्यू बता रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा है। और एक होगा सी डॉट जी ऑफ एन, जो कि आपका कैलकुलेटेड फंक्शन है। ठीक है,
अगर हम इसको भी इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो हम कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है जो रियल वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ एन, वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, सी डॉट जी ऑफ एन के, जो कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, क्योंकि मिनिमम टाइम बता रहा है। ठीक है, मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं तो आपके एक्चुअल टाइम से कहीं ना कहीं वो वैल्यू कम ही होगी। ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर हम उसको देखें किस तरीके से देगा, ये मान लीजिए कि ये आपका एफ ऑफ एन है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सी डॉट जी एन जो है वो इसके नीचे ही कहीं लाई करेगा, इससे कम टाइम ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको बिग ओमेगा भी क्लियर हो गया होगा कि बिग ओमेगा किस तरीके से काम कर रहा है। अब बात आते हैं आपके टाइट बाउंड की, करते हैं हम यहाँ पे बात टाइट बाउंड की। टाइट बाउंड जो है आपका बच्चों वो कैसे काम क्या बता रहा है, वो बता रहा है आपका एवरेज टाइम कितना लगने वाला है। एवरेज टाइम को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा नोटेशन के थ्रू। ठीक है, थीटा नोटेशन के थ्रू हम इसको डिनोट करेंगे। सेम वही केस, एवरेज टाइम एवरेज केस बताता है। एफ ऑफ एन एक फंक्शन है जो कि आपको एक्चुअल वैल्यू दे रहा है टाइम की, और सी डॉट जी एन, C1 डॉट जी एन, ठीक है, जो है वो आपकी वर्स्ट केस सिनेरियो को बताएगा, और जो आपका C2 जी डॉट जी एन जो है वो आपका बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा है। हम कहते हैं कि आपका जो एवरेज केस है या टाइट बाउंड है वो बड़ा होगा किससे, आपके बेस्ट केस से, और छोटा होगा किससे, आपके वर्स्ट केस से। इसके बीच में कहीं लाई करता है, यानी कि नियर बाय वैल्यू है आपकी एक्चुअल वैल्यू के। हम ये मान करके चलते हैं कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसके नियर बाय ही ये कहीं ना कहीं लाई करता है। तो अगर हम बात करें कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एन जो है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ कहीं लाई कर रही है, तो आपका C1 डॉट जी एन जो है वो बता रहा है आपका मैक्सिमम टाइम, तो वो इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और C2 डॉट जी एन जो है वो बता रहा है आपका मिनिमम टाइम, तो वो यहाँ नीचे उसके लाई कहीं करेगा, क्योंकि आपके एक्चुअल टाइम से कम टाइम दे रहा है और ये इससे ज़्यादा टाइम दे रहा है। तो आपका जो एवरेज केस हुआ वो कहीं ना कहीं जो है इस एक्चुअल वैल्यू के अप्रॉक्सीमेट होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच में ही आपका एवरेज केस लाई करेगा। ठीक है, तो ये है आपका थीटा बाउंड। इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, C1 डॉट जी ऑफ एन वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, विच वुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट जी ऑफ एन। ये आपका वर्स्ट केस है, ये आपका बेस्ट केस है, और ये आपका एवरेज केस है। ठीक है, आई होप आपको तीनों तरीके के बाउंड, तीनों तरीके की नोटेशन समझ में आ गई होंगी, कौन सी नोटेशन क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से, और हमारा एक्चुअल एल्गोरिदम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।